myself Mansi Jangda. I am here to make your biological concepts easier for you. So, in this session, let's talk about the contraceptive methods. Contraceptive methods. What do you mean by these contraceptive methods? These are some methods that are used to delay the pregnancy or to prevent from the pregnancy. ये बच्चों के अंदर स्पेस करने के लिए या फिर प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए जो है यूज किए जाते हैं. इन्हीं मेथड्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज क्यों किया गया? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो एक अलार्मिंग रेट से इंक्रीज हो रही है. ऐसी पॉपुलेशन को फूड नेसेसिटेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा. पॉपुलेशन का साइज को कंट्रोल करना है, इसीलिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को. नाउ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बी नेचुरल मेथड, दे में बी नेचुरल और बैरियर मेथड्स, एंड द थर्ड वन इज oral contraceptives method, oral contraceptive methods, and the last method is permanent cure, which is also known as the surgical method. हम इन सभी मेथड्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हम बात करते हैं अबाउट द नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड बेसिकली कोई भी इंजेक्टेबल या किसी भी एडिशनल रिसोर्स जिसे हम अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता. नेचुरल मेथड के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट वन इज पीरियोडिक अब्स्टिनेंस. Second one is lactational amenorrhea, and the third one is withdrawal or coitus interrupts. Withdrawal and coitus interrupts. सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मेथड की. होता क्या है पीरियोडिक अब्स्टिनेंस? Abstinence means abstain. Abstain means avoid. यहाँ पे हमें क्या करना है? पीरियोडिक अब्स्टिनेंस के दौरान जो भी कपल होते हैं उन्हें अपने 10 to the 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वुमेन का अगर नॉर्मली 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड है तो उन्हें 10 to 17 डे के बीच में जो भी सेक्सुअल कांटेक्ट है उसे स्किप करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ओव्यूलेशन पीरियड हाईली एक्सपेक्टेड होता है एंड दैट टाइम पीरियड इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड. सो द कपल शुड अवॉइड द कोपुलेशन ड्यूरिंग द 10 to the 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो दिस मेथड इज नोन एज द पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मेथड. अब अगर एक नॉर्मल फीमेल का साइकिल 28 डेज का है तो 28 डेज के अंदर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल ovulation is to be expected, means around the 14 day के अराउंड क्या होगा? ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट किया जाएगा ड्यू टू द LH सर्ज और FSH इंक्रीज. Now the lifespan of the sperm is about 2 or 3 days and the ovum may remain for the 1 day. अगर हम यहाँ पे ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट होता है 14 डे के अराउंड, मीन्स 2 दिन अगर पहले आ जाए या 2 दिन बाद में, अगर स्पर्म एंटर करता है मान लिया 12 डेट को, तो यहाँ पे स्पर्म की वायबिलिटी है तो स्पर्म यहाँ से क्या कर सकता है? इसको फर्टिलाइज कर सकता है आफ्टर द 2 डेज. अब यहाँ पे अगर ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द 16th और द 17th डे, स्पर्म इसे क्या कर सकता है? फ्यूज कर सकता है और इसे फर्टिलाइज कर सकता है. इसीलिए बोला जाता है कि अराउंड 10 to the 17 डे, 10 से लेके 17 डे तक एक नॉर्मल 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड. या जो पीरियड है फर्टाइल पीरियड है, मीन्स यहाँ पे 100% चांसेस है प्रेगनेंसी कंसीव होने के. दिस इज अबाउट पीरियोडिक अब्स्टिनेंस. तो इस दौरान हमें क्या करना है? कॉपुलेशन को अवॉइड करना है. तो कपल्स को क्या करना चाहिए? इस दौरान कॉपुलेशन अवॉइड करनी चाहिए. सेकंड मेथड इज लैक्टेशनल अमेनोरिया. लैक्टेशन का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग. लैक्टेशन मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग. breastfeeding, and this amenorrhea stands for the absence of menstrual cycle.
एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक्टिविटी क्या हो चुकी है, एब्सेंट है। सो लैक्टेशनल अमनेरिया के दौरान जब भी मदर आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन करती है, उस दौरान प्रोलैक्टिन का लेवल, प्रोलैक्टिन हार्मोन मदर की बॉडी में क्या होता है, पीक पे होता है। क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोलैक्टिन इज द मिल्क फॉर्मेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन। क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन फेज आता है, एंड लैक्टेशन फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। एंड नेम द एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉल, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस प्रोलैक्टिन इज द मिल्क फॉर्मेटिंग हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन बेसिकली क्या करेगा, इट गिव्स अ नेगेटिव फीडबैक टू द एफएसएच। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक नेगेटिव फीडबैक देगा, और इसी नेगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच इनहिबिट कर देगा ओव्यूलेशन को। सो इट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। सो जैसे ही ओव्यूलेशन इनहिबिट होएगा, तो उस दौरान स्पर्म चाहे एंटर करे या ना करे, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी क्या रहेंगे, बहुत कम रहेंगे। सो दिस इज अबाउट द लैक्टेशनल अमनेरिया। लैक्टेशनल अमनेरिया बेसिकली 6 मंथ तक ही वैलिड है। 6 मंथ के बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, क्योंकि 6 मंथ तक ही बच्चा क्या करता है, टोटली डिपेंडेंट होता है मदर मिल्क पे। सो लैक्टेशनल अमनेरिया जो है बेसिकली एक परमानेंट क्योर नहीं है। पीरियोडिक अब्स्टिनेंस इज आल्सो नॉट अ परमानेंट क्योर। नाउ द थर्ड मेथड इज विड्रॉल और द कोइटस इंटरप्ट्स। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स मीन्स द मेल पार्टनर removes his copulatory organs, means penis, from the female reproductive tract before the ejaculation. Ejaculation से पहले मेल पार्टनर अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन पीनस को फीमेल वेजाइना और सर्विक्स से बाहर रिमूव कर लेता है। सो ये विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट मेथड जो है, ये भी क्या है, एक टेम्पररी क्योर मेथड है। इसके भी चांसेस ऑफ फेलियर क्या है, हाई हैं, क्योंकि जो भी प्रीकम होता है उसमें भी स्पर्म्स जो है प्रेजेंट होते हैं। सो दीज 3 मेथड्स आर टेम्पररी मेथड, दीज आर द टेम्पररी मेथड एंड देयर फेलियर चांसेस आर हाई। फेलियर चांस हाई है, तो इसीलिए ये क्या है, टेम्पररी मेथड्स होते हैं। नाउ द सेकंड मेथड इज बैरियर मेथड। अब सबसे पहले बैरियर मेथड है या फिर नेचुरल मेथड है, ये इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है या फिर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन या प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि दे अवॉइड द फिजिकल मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये स्पर्म और ओवम की फिजिकल मेटिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। सो ये दोनों का क्या है, मोड ऑफ एक्शन। नाउ बैरियर मेथड के अंदर क्या आता है, बैरियर मेथड के अंदर इंक्लूड हम कर सकते हैं कॉन्डम्स। Condoms are categorized under the barrier methods. So condom basically होता क्या है, that is a rubber sheath. ये एक रबर शीथ है जो कि मेल पार्टनर यूज करता है या फिर फीमेल्स यूज करती हैं, फीमेल कॉन्डम्स। मेल पार्टनर यूज टू कवर द penis, that is the copulatory organ, and the female partner use it to cover the vagina or cervix. वेजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए फीमेल कॉन्डम्स को यूज किया जाता है। सो अब होगा क्या, यहाँ से जो भी इजैकुलेशन है वो इसके अंदर ही रह जाएगा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं करेगा। अगर स्पर्म्स यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। सो फर्स्ट टाइप इज कॉन्डम एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजिंग द कॉन्डम इज इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज। ये हमें प्रिवेंट करता है किससे, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। एंड द थर्ड वन इज इट इज यूजर फ्रेंडली, मींस यूजर इसे क्या कर सकता है, इटसेल्फ खुद से यूज कर सकता है। एंड इट इज डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल मींस इट इज यूज्ड ओनली वंस, एक बार ही इसे यूज कर सकते हैं। सो ये सभी क्या है, बैरियर मेथड है। अब इसी बैरियर मेथड के साथ में फीमेल्स जो होते हैं, फीमेल कॉन्डम के अलावा डायफ्राम, वोल्ट्स, सर्विकल कैप्स को भी यूज करती हैं। और इन मेथड्स के साथ अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स,
स्पर्मिसाइडल क्रीम्स मींस ऐसी क्रीम जो कि साइड वर्ड का मतलब होता है किलिंग, जो कि स्पर्म्स को किल करेगा या फिर स्पर्म्स की मूवमेंट को रिटार्ड कर देगा। सो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स, ये कुछ एक मेथड्स यूज कर सकते हैं अलोंग विद दीज condoms, diaphragms, vaults और cervical caps to increase the chances of effectiveness, ताकि कॉन्ट्रासेप्शन की इफेक्टिवनेस जो वो बढ़ सके। इसीलिए हम इनके साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलिस और फॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर सम बैरियर मेथड्स which are used by the male partner and the female partner. Now the third is oral contraceptives. The oral contraceptive includes the tablets or pills. This oral contraceptive includes the pills. These pills are basically hormone based and these hormone may be progesterone and the pills are the combination of progesterone and estrogen to increase the effectiveness. सो पिल्स के अंदर क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं एंड दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड बेसिकली इन द इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशंस में ड्यू टू द रेप विक्टिम और द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सो ये उस दौरान यूज किया जाता है विद इन द 72 आवर्स ऑफ कॉपुलेशन। 72 आवर्स के अंदर हमें प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की जो टैबलेट है उसे ले सकते हैं एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और द पिल मे कंटेन द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फिर इसके बाद ये दोनों जो टैबलेट, दो ये पिल्स हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स। ये कैसी हैं, हार्मोनल बेस्ड है। सो इसका इफेक्ट होगा, यानी कि इसका कुछ साइड इफेक्ट है, इसीलिए CDRI ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, इन्होंने एक अपनी प्रिपरेशन बनाई जिसका नाम है सहेली। अब सहेली बेसिकली एक ओरल पिल है। इसके एडवांटेज क्या है, सबसे पहला इट इज अ नॉन हार्मोनल पिल। इसके अंदर कोई भी हार्मोन की कॉम्बिनेशन ऐड नहीं की गई है। सेकेंड एडवांटेज है इट इज वंस अ वीक पिल। ये वंस अ वीक पिल है। ये बाकी ऑर्डिनरी टैबलेट्स जो हैं अप टू 21 डेज तक लेनी होती हैं, लेकिन सहेली इज वंस अ वीक पिल विच इज फॉर्मुलेटेड बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो दिस इज अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इसका मोड ऑफ एक्शन या प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, इट हेल्प टू इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोकते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, जो भी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है उसे प्रोसीड नहीं करने देती। सो ये तीनों के तीनों जो नेचुरल, बैरियर और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इनके साइड इफेक्ट्स बेसिकली किसका है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पिल्स को इनटेक कर रहे हैं। नेचुरल मेथड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है that is IUDs, use of IUD. IUD stands for the intrauterine devices. IUD means intrauterine devices. Intra word stands for the within. Intra means within. Means ये ऐसी devices हैं जो कि किसके अंदर, यूट्रस के अंदर फिट की जाती हैं बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेज। ये क्या करते हैं, इन डिवाइसेस को फीमेल यूट्रस के अंदर फिट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा मेथड है जो सिर्फ फीमेल्स यूज कर सकती हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, क्योंकि ये कहाँ पे फिट होता है, यूट्रस में, और यूट्रस किसके पास है, फीमेल्स के पास है। सो फीमेल्स जो होती हैं, this method is most widely used by the females in India. Most widely used method है IUD, किसके लिए, to delay the pregnancy और to space between the children's के बीच में space करने के लिए। अब ये IUD बेसिकली हमारे पास तीन टाइप से प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज हार्मोन रिलीजिंग IUD। हार्मोन रिलीजिंग IUD क्या करेगी, हार्मोन्स को रिलीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल LNG-20। सेकेंड वन इज
non-medicated IUD. This non-medicated IUD includes lipase loop, and the third one is copper releasing IUD, and the copper releasing IUD includes copper T, copper 7, multilode 375. So these are the IUDs which are fitted within the uterus by the doctors or expert nurses within the female uterus. So first, hormone releasing IUD example LNG20 or V. Now the second example is progesterone. Second, non-medicated IUD lipase loop, copper releasing IUD copper T, copper 7, multilode 375. अब हमने जो अभी मेथड्स पढ़े थे उनका मोड ऑफ एक्शन था कि बेसिकली फिजिकल मीटिंग को रोकना है स्पर्म और ओवम की, ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का जो प्रिंसिपल है या मोड ऑफ एक्शन है, दैट इज दे मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये क्या करती हैं? यूट्रस को अनसुटेबल बना देती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या होता है? जो भी एम्ब्रियो बनता है वो अटैच होता है यूट्रस की वॉल से और फिर वहां पे अपने आप को कंप्लीटली डेवलप करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, जिसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। लेकिन जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी या जो अदर आईयूडीज हैं, ये क्या करती हैं? यूट्रस के अंदर फिट की जाती हैं, तो ये यूट्रस को क्या करती है? अनस्टेबल बना देती हैं, होस्टाइल बना देती हैं स्पर्म के लिए और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस ना हो सके। दूसरा, ये क्या करेंगी? जो भी सर्विकल म्यूकस है उसे थिक कर देंगी ताकि स्पर्म जो है वो आगे की तरफ एंटर ना कर सके। सो ये मोड ऑफ एक्शन है आईयूडीज का। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में आता है लिपेज लूप, बट लिपेज लूप का यूज बहुत ही कम या फिर ना के बराबर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन एम्पुला में और फिटस की जो डेवलपमेंट है या एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर होती है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बच्चे की डेवलपमेंट है वो किसी भी ऑर्गन के अंदर, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर इनिशिएट होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से इसके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा हो गए थे, यानी कि फीमेल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए इसको बहुत ही कम यूज़ कर दिया गया है या फिर ना के बराबर इसका लिपेज लूप का यूज हो गया है। नाउ द थर्ड वन इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी बेसिकली बेस है कॉपर आयंस पे। अब कॉपर आयंस क्या करते हैं? ये जो भी स्पर्म की मोटिलिटी है, यानी कि स्पर्म की मूवमेंट है, उसे सप्रेस कर देते हैं, यानी कि उसे डिक्रीज कर देते हैं। अब जैसे स्पर्म की मूवमेंट कम होगी तो स्पर्म की मूवमेंट कम होने की वजह से क्या होगा? फॉर अ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए एटलीस्ट 40% स्पर्म्स की विग्रस मोटिलिटी चाहिए, हाई स्पीड मोटिलिटी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मोटिलिटी कम हुई तो वो इजीली ओवम को फ्यूज नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इजीली पॉसिबल नहीं होगी। सो इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज वाइडली यूज्ड बाय द फीमेल्स। नाउ द नेक्स्ट मेथड, these all methods are temporary methods, means they are the temporary methods used for a certain period। एक certain period तक हम pregnancy को delay कर सकते हैं, but these are not the permanent method। कोई permanent cure इसका नहीं है। So permanent method क्या है? Permanent method is the surgical method। सर्जिकल मेथड की जो इफेक्टिवनेस है वो बेसिकली 100% है। बहुत रेयर चांस है कि सर्जिकल मेथड के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी वापस से कंसीव कर सकते हैं, इसे वापस से ठीक करके। सो सर्जिकल मेथड बेसिकली 2 हैं। वन इज वैसेक्टोमी, सेकंड वन इज ट्यूबेक्टोमी। सो वैसेक्टोमी जो है बेसिकली दैट इज यूज्ड बाय द मेल पार्टनर। ये मेल्स के अंदर क्या होता है? एंड ट्यूबेक्टोमी इज इन फीमेल यूज करती है। सो वैसेक्टोमी में क्या होता है? बेसिकली वास्ट डिफरेंस जो है, वास्ट डिफरेंस
that is cut and tied with a thread. Cut and tied, इसे वास्ट डिफरेंसेस को कट करते हैं, फिर इसे थ्रेड से बांध देते हैं, टाई कर देते हैं, ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टॉप हो सके। अब बेसिकली जो सर्जिकल मेथड है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इसका प्रिंसिपल क्या है, ये जो भी स्पर्म और ओवम का ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट होता है गैमेट्स का, उसे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। सो दे स्टॉप और प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनते हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं होते। सो वैसेक्टोमी के अंदर वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। वास्ट डिफरेंस को कट करेंगे तो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अब स्पर्म अगर रिलीज नहीं होगा तो ओवम उसके साथ ओवम फ्यूज नहीं हो पाएगा। सेकेंड वन इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर फीमेल्स का जो फेलोपियन ट्यूब या फिर जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट, इस ओविडक्ट को कट करते हैं और इस ओविडक्ट को कट करके टाइड कर देते हैं। अब बेसिकली फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जहां फर्टिलाइजेशन होती है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस में से। तो एम्पुला वो रीजन है जहां पे बेसिकली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। सो ये इनफंडिबुलम में फिम्बरी, फिम्बरी के बाद यहाँ क्या आता है, ये इनफंडिबुलम रीजन, एम्पुला एंड देन इस्थमस। सो एम्पुला ऐसी साइट है जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे इस फेलोपियन ट्यूब के इस रीजन को कट करके टाइट कर दिया जाता है, ताकि यहाँ से ओवम जो है, जो ओवरी ओवम रिलीज करेगी, वो फर्दर आगे की तरफ प्रोसीड ना करे। मींस इनका काम क्या है, ये प्रिवेंट कर देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स को। अब जैसे ही गैमेट यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। सो दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, टेम्पररी और द परमानेंट मेथड्स, एंड दीज सर्जिकल मेथड्स आर परमानेंट मेथड। इनके जो रिवर्सिबल चांसेस हैं बहुत ही रेयर होते हैं। बेसिकली ये इरिवर्सिबल है, बहुत रेयरली किसी केस में रिवर्सिबल है। सो वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, दीज आर two surgical methods which are used to prevent the pregnancy. This is about contraceptive methods. Thank you.